अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय उच्चायुक्त ने दे दी है बड़ी चेतावनी। कह दिया है कनाडा में जो सिख अलगाववादी समूह है वो खतरे की बहुत बड़ी रेखा को पार कर रहा है। लगातार भारतीयों पर खतरे का साया मंडरा रहा है। दोस्तों बताएंगे, बहुत बड़ी चेतावनी दी है भारतीय उच्चायुक्त ने। तो वहीं आपको बताएंगे कैसे निज्जर की हत्या के 3 भारतीय आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, तो पूरा कोर्ट खचाखच लोगों से भरा रहा और खालिस्तानी नारे भी लगे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बीच अखंड भारत के नक्शे पर पाकिस्तानी पत्रकार का रोना, कहा हम खतरे में हैं, कृपया हमें बचाएं। तो वहीं अब अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी चाहते हैं पीएम मोदी ही जीते। प्रवासी समूह के प्रमुख का सबसे बड़ा बयान, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय उच्चायुक्त ने दी बड़ी चेतावनी। कहा कनाडा में सिख अलगाववादी समूह कर रहे खतरे की रेखा पार। जी हां, भारत कनाडा संबंधों में राजनयिक तनाव के बीच यहां भारत के उच्चायुक्त ने चेतावनी दी है कि भारत में सिख अलगाववादी समूह खतरे की बड़ी रेखा को पार कर रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे के रूप में देखती है। पिछले साल खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपी 3 भारतीय नागरिकों को हाल में कनाडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने तथा एक अदालत में पेश किए जाने के बाद से अपने पहले सार्वजनिक बयान में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को यह बात कही। सीटीवी न्यूज की खबर के अनुसार वर्मा इस मामले को घरेलू अपराधों को जोड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि कनाडा में सिख समूह जो भारत से अलग होने का आह्वान करते हैं वे खतरे की एक बड़ी रेखा को पार कर रहे हैं, जिसे नई दिल्ली राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के रूप में देखती है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, निज्जर की हत्या के 3 भारतीय आरोपियों की हुई पेशी, खचाखच भरी अदालत, लगे खालिस्तानी नारे। जी हां, खालिस्तानी झंडे, सैकड़ों की भीड़। निज्जर हत्याकांड में गिरफ्तार भारतीयों की पेशी के दौरान बड़ा प्रदर्शन। आपको बता दें बड़ी खबर, खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 भारतीय नागरिक हत्या के आरोपों का सामना करने के लिए पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनाडा की एक अदालत में पेश हुए। कनाडा स्थित समाचार वेबसाइट ग्लोब एंड मेल के अनुसार पेशी के दौरान अदालत कक्ष में भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही नारंगी जंप सूट पहने तीनों अदालत में पेश हुए, सरे प्रांतीय अदालत के बाहर खड़े खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी नारे लगाने लगे। उन्होंने तख्तियां ले रखी थी जिसमें हत्या के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया गया था और वे जोर जोर से खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे। इस हत्याकांड से कनाडा भारत के संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। एडमोंटन में रहने वाले भारतीय नागरिकों 22 वर्षीय करण बराड़, 22 वर्षीय कमलप्रीत सिंह और 28 वर्षीय करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को उन पर हत्या व हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। वैंकूवर सन अखबार ने बताया कि सूर्य की खचाखच भरी प्रांतीय अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों को अलग अलग पेश किया गया। वे अपने वकीलों से सलाह मशविरा करने के लिए वक्त दिए जाने की वजह से 21 मई तक मुकदमे की सुनवाई स्थगित करने पर सहमत हुए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सैकड़ों खालिस्तानी समर्थक अदालत कक्ष में मौजूद थे। अदालत कक्ष में इतनी भीड़ थी कि सुनवाई देखने की इच्छा रखने वाले अतिरिक्त 50 लोगों के लिए अदालत कक्ष को खोलना पड़ गया। अदालत कक्ष के बाहर 100 या इससे अधिक लोगों ने सिख अलगाववाद के समर्थन वाले और खालिस्तानी झंडे लहराए। यानी कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हर तरीके से भारत को घेरने में लगे हुए हैं और भारत विरोधी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल होने की पूरी कोशिश करते हैं और भारत को दुनिया के सामने इमेज गिराने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इन खालिस्तानियों को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? तो वहीं आपको बता दें, हम खतरे में हैं, हमें बचाएं। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच अखंड भारत के नक्शे पर बोले पाकिस्तानी पत्रकार। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच नई संसद में लगी अखंड भारत की भित्ति चित्र को लेकर पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के पत्रकार विदेश मामलों के एक्सपर्ट ने आरोप लगाए हैं कि यह भारत के पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका कहना है कि भारत इसके जरिए पड़ोसी देशों पर अपना दावा पेश करना चाहता है। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने जियो टीवी के अपने टॉक शो में सवाल किया है कि अगर किसी देश की संसद में एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें वो 5-6 पड़ोसी देशों को शामिल कर लेते हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये सब भारत का हिस्सा बन जाएंगे, क्या पाकिस्तान के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जहां वो जाकर कह सके कि हमारी सुरक्षा खतरे में है, हम खतरे में हैं, हमें बचाएं? यानी कि संसद में टंगे इस भित्ति चित्र पर, अखंड भारत के भित्ति चित्र पर पाकिस्तानी पत्रकार ने उंगली उठाया है। लेकिन उस पाकिस्तानी पत्रकार को शायद ये नहीं मालूम कि जिस देश में बैठ करके वो बयानबाजी कर रहे हैं वो किसी समय भारत का ही हिस्सा था, जिसको आज
दो हिस्से में बांट दिया गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान हमारा अखंड भारत में आता है। साथ ही साथ आपको बता दें, जयशंकर जी के घुड़की से रास्ते पर आ गया नेपाल, कहने लगा बातचीत से सुलझाएंगे सीमा विवाद। जी हाँ, भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने वाले नेपाल के होश आखिरकार ठिकाने आ ही गए। कुछ दिन पहले ही नेपाल ने ऐसे करेंसी नोट जारी किए थे जिनमें विवादित इलाकों को दिखाया गया था। नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट पर छपे मैप में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा में दिखाया था। भारत के मुताबिक ये तीनों इलाके उसके हैं। भारत ने नेपाल के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दो टूक कहा कि नेपाल के इस कदम से हालात नहीं बदलेंगे, ना ही जमीन पर सच्चाई बदल जाएगी। अब नेपाल के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने सफाई दी। उनके मुताबिक काठमांडू बातचीत और कूटनीतिक रास्तों के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में है। श्रेष्ठ ने सोमवार को काठमांडू में कहा कि हम भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे कूटनीतिक माध्यमों और बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, हम इसके लिए पहल कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीते चुनाव। प्रवासी समूह के प्रमुख का यह सबसे बड़ा बयान। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में रहने वाले भारतीय पसंद करते हैं। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि में भारतीयों का बड़ा योगदान है। भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक फंड राइजर अजय जैन भटूरिया ने यह कहा है कि सरकार की नीतियों से देश तरक्की कर रहा है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को लेकर भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक फंड राइजर अजय जैन भटूरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे गर्व महसूस करते हैं जब भारत पूरे विश्व में चमकता है, यही हर भारतीय चाहता है, इसलिए अधिकांश भारतीय देश पर पीएम मोदी की वापसी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका की गहरी आर्थिक वृद्धि का हिस्सा है, वे आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अधिकांश भारतीय अमेरिकी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वापस आए। उन्हें गर्व है कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है। बहरहाल आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, अपनी ड्राइवर्स रखिएगा इस लोकसभा चुनाव को लेकर। तो वहीं आपको बता दें, ना राहुल गांधी को जानता हूं ना ही नरेंद्र मोदी को। आखिर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने बताया क्यों किया उसने कांग्रेस को सपोर्ट। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने हाल ही में कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को अच्छा नेता बताते हुए ट्वीट किया था। उनके इस ट्वीट की भारत के चुनावों में चर्चा शुरू हो गई और भाजपा की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तानी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। फवाद चौधरी से इस मामले पर पाकिस्तान के यूट्यूबर कमर चीमा ने बात की है। कमर चीमा ने सवाल किया कि आखिर उनकी भारत के चुनाव में इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है। कमर चीमा ने इस पर कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की ओर से जो कहा गया उसे सुनकर लगता है कि वो भारत की आवाम को पागल समझते हैं। उनको लगता है कि मेरे एक बयान से वहां का वोटर का मन बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। भारत का वोटर कम से कम इतना समझदार है कि अपने वोट का फैसला खुद ले सकता है। फवाद चौधरी ने कमर चीमा से कहा कि वो कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार रहे हैं। भारत में आरएसएस और उनसे जुड़े लोग मुझे नापसंद करते हैं, तो पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी जमात मुझे कोसती है। चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस बहुसंख्यवाद पर भारत बढ़ रहा है उसे देखते हुए जो उनको चुनौती दे सकता है उसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या राहुल गांधी जो भी हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो राहुल गांधी या मोदी किसी को भी निजी तौर पर नहीं जानता। मेरी समझ ये है कि जो भी भारत में कट्टरपंथ से लड़े उसे हमारा समर्थन होना चाहिए। ये बात कही है दोस्तों पाकिस्तान में भगौड़े फवाद चौधरी ने, जो पुलिस को देखकर कार से उतरकर घोड़े से भी तेज भागे थे। वो ऐसा बयान दे रहे हैं। भारत में अगर आप भी मानते हैं कि फवाद चौधरी को फालतू का लाइमलाइट मिल रहा है, उनके बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए, भारत हो या चाहे कहीं भी, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, जिस बाजार में था कभी चीन का दबदबा, अब उसका किंग बनने जा रहा अपना भारत। जी हाँ, चीन और भारत के बीच की प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी नहीं है। चीन अपने दबदबे को कायम रखने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन कोरोना के बाद से उसकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था हिली हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती चाल के कारण एक और सेक्टर में वो भारत से पिछड़ता जा रहा है। इस सेक्टर में कभी चीन बाहुबली हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ सालों से भारत तेजी से उभर रहा है। हम बात कर रहे हैं टॉय मार्केट की। भारतीय खिलौनों की दुनिया भर में धूम मच रही है। भारतीय खिलौने का निर्यात बढ़ रहा है, तो वहीं चीन से होने वाले आयात में 70% तक की कमी आई है। दोस्तों, टॉय मार्केट में भारत के बढ़ते कदम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2023 के बीच भारतीय खिलौनों के निर्यात में 239% तेजी आई है। वहीं खिलौनों के आयात में 52% गिरावट आई है। चीन से खिलौने का आयात 72% तक गिर चुका है। भारत के बढ़ते खिलौना कारोबार के चलते देश एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। ऐसे
में मेरा भारत महान कमेंट में कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जो अपना भारत आज तरक्की कर रहा है, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, तुर्की में एक और चर्च बन गया मस्जिद, खलीफा एर्दोगन ने किया उद्घाटन, ईसाई देशों में भड़का गुस्सा। जी हाँ, तुर्की में अब एक और गिरजा घर बोले तो चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया। बाइजेंटीन चर्च के नाम से जाने जाने वाले इस धर्म स्थल को सोमवार 6 मई 2024 को मस्जिद के रूप में आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। राजधानी अंकारा स्थित पैलेस कॉम्प्लेक्स में कॉन्फ्रेंस हॉल से देश के खलीफा ने उस सेरेमनी की अध्यक्षता की जिसमें कोरा और हाल फिलहाल में पुनः विकसित किए गए अन्य ढांचों की ओपनिंग की गई थी। नेशनल टीवी पर कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि ये हमारे लिए अच्छा समय लेकर आए। जी हां, आपको बता दें इससे पहले भी तुर्की ने 2 कोरा के दी चर्च ऑफ सेंटर सोवियर को आधिकारिक तौर पर मस्जिद में बदल दिया था, यानी कि इससे पहले भी 2 और गिरजाघरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था तुर्की के द्वारा, जिसके बाद ईसाई देशों में तुर्की को लेकर खास करके एर्दोगन को लेकर गुस्सा भड़का हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, चीन को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जुबानी जंग, तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को दिया मुंह तोड़ जवाब। बता दें, चीन के इंजीनियरों पर हमले को लेकर तालिबान और पाकिस्तान में जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि बम हमले में चीनी इंजीनियरों की हत्या की साजिश को अफगानिस्तान में रचा गया था। इस हमले में चीन के 5 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी सेना के इस आरोप पर अब तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अफगानिस्तान के लोगों के शामिल होने के आरोप पर तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के दावे को खारिज कर दिया है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ये आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मार्च में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती बम हमला हुआ था जिसमें 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। अब इस पर तालिबान पर यह इल्जाम लगाया है पाकिस्तान ने, जिसके बाद तालिबान भड़क उठा है। तो वहीं आपको बता दें, जिनपिंग के गुलाम मुइजू को समझ आ गया चीन का असली खेला। मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के क्या है मायने, आपको बता दें, चीन परस्त मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव के साथ भारत के संबंधों में लगातार गिरावट देखी गई है, लेकिन अब द्विपक्षीय रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर मालदीव भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। मुइजू के सरकार संभालने के बाद मालदीव के किसी वरिष्ठ नेता की ये पहली यात्रा है। बुधवार यानी आज के दिन मूसा जमीर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पिछले महीने ही राष्ट्रपति मुइजू की पार्टी ने मालदीव के संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। चुनाव नतीजों को मुइजू की चीन परस्त नीतियों के लिए समर्थन माना गया है। तो वहीं आपको बता दें, मिडल ईस्ट के जिस देश में है 1/3 भारतीय, वहां के राजदूत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद कह दी। अब ये बात दरअसल मिडल ईस्ट के संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 1/3 भारतीय आबादी है। वहां राजदूत डॉक्टर अब्दुल नासिर अल सहाली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हुए हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी के आने यानी दौरे के संदर्भ में आने के बाद इंडिया से उनके देश के रिश्ते और मधुर हुए हैं। दोनों देशों के बीच पहले के मुकाबले ढेर सारी चीजें बदली हैं। यूएई के एम्बेसडर ने ये बातें बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल के साथ पॉडकास्ट के दौरान कही। उनके मुताबिक भारत आने से पहले यूएई के नागरिक होने के नाते मैंने देखा है कि कैसे विकास हुआ है और कैसे चीजें अलग दिशा में गई हैं। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका को दिखाई आंख, ईरान गैस पाइपलाइन पर कोई आदेश नहीं दे सकता हमको। जी हां, दिया जैसा बयान। अब क्या करेंगे बाइडेन, बता दें, पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के अपने प्रोजेक्ट पर वो अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को गैस पाइपलाइन पर अमेरिका की आपत्तियों को खारिज कर दिया। डार ने कहा कि उनके देश को कोई दूसरा निर्देशित नहीं कर सकता है। हम अपने निर्णय लेने में केवल अपने हितों पर विचार करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन लंबे समय से अटकी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का इस्लामाबाद पर इसको रोकने का दबाव है। अमेरिका ने कई बार यह दोहराया है कि वो इस पाइपलाइन का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान के इस आंख दिखाने के बाद अमेरिका का जो बाइडेन क्या करते हैं। तो वहीं आपको बता दें, बस 1 साल की और है बात, फिर विदेशों से हथियार नहीं खरीदेगा अपना भारत। अभी किस पर है निर्भर, बता दें, भारतीय सेना साल 2025 से विदेशों से हथियार नहीं खरीदेगा। सेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सेना अगले वित्तीय वर्ष से गोला बारूद के सभी आयात को रोकने का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने सभी मांगों को पूरा करने की अपनी क्षमता
बढ़ा दी है। अधिकारी ने आगे कहा कि यहाँ तक कि वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए तैयार है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना हथियारों के खरीदार से विकास और उत्पादन में भारतीय उद्योग की भागीदारी बन रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हथियार आपूर्तिकर्ता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय चैंपियन की अवधारणा को अपनाया गया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, प्रशांत किशोर की सलाह लालू से पूछना चाहिए, आज तक मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। जी हाँ, प्रशांत किशोर की ओर से एक बयान सामने आया है। बता दें कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार और बिहार में जन सुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने बुधवार को कहा कि मुसलमान 32 साल से लालटेन को वोट दे रहे हैं। समय आ गया है जब मुसलमानों को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमान को आज तक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया या कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किशोर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर मजदूरी ही करेंगे, फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे ही होगा। तो वहीं दोस्तों इसी बीच ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। तो वहीं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।